नमस्कार। महासंग्राम 2015 में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। अब से 1 घंटे के बाद 9 जिलों की 57 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा और बिहार विधानसभा का चुनाव अपने 5वें चरण पर पहुंच चुका है। बिहार विधानसभा महासमर में आखिरी दौर का मतदान अब से ठीक 1 घंटे के बाद शुरू होगा। मतदान केंद्रों पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव की पूरी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि 5वें चरण में आज मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के 9 जिले के 57 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। 5वें चरण में 2 क्षेत्र सहरसा जिले के सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी नक्सल प्रभावित है। यहां पर आज दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। तो 5वें चरण के तहत मिथिलांचल के मधुबनी और दरभंगा, मिथिलांचल में 2 जिलों में मधुबनी और दरभंगा में, कोसी के सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में, इसके साथ ही सीमांचल के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में वोटिंग होगी। इस चरण में जो 57 सीटें हैं उसमें से 8 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 1 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो 5वें पड़ाव पर पहुंच गया है बिहार विधानसभा का चुनाव और अब से ठीक 1 घंटे के बाद मतदान शुरू होगा। तो 5वें और आखिरी चरण में कुल 827 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें कि 58 महिला प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अंतिम चरण में कुल 14,709 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। 5वें चरण में अगर बात करें, हम वोटर्स की बात करें, तो 5वें चरण के चुनाव में कुल 1,55,43,594 वोटर्स हैं, जिसमें 81,84,948 पुरुष मतदाता और 73,51,277 महिला वोटर्स हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो ट्रांसजेंडर के मतदाताओं की तादाद 435 है, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे 5वें चरण के चुनाव में। 5वें चरण में अगर सर्विस मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 6,934 है, जिसमें 5,207 पुरुष और 1,727 महिलाएं भी शामिल हैं। तो ये वो लोग हैं जो अब 5वें चरण के चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस चरण के चुनाव में बीएसपी ने सबसे अधिक 54 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अलग अलग पार्टियों के क्या आंकड़े हैं चुनावी उम्मीदवार को लेकर? सबसे ज्यादा 54 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है। सीपीआई के 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में 262 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आखिरी चरण में कुछ सीटों पर एनसीपी, पप्पू यादव की पार्टी, जन अधिकार पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम सीधे मुकाबले में है। तो इन्होंने फाइट को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। एनडीए की बात करें तो एनडीए की तरफ से इस चरण में बीजेपी के 38, एलजेपी के 11, आरएलएसपी के 5 और हम सेकुलर के 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अगर बात महागठबंधन की करें तो इस चरण में जेडीयू के सबसे ज्यादा 25, उसके बाद आरजेडी के 20 और कांग्रेस के 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो आप अपने घरों से निकलिए और सबसे पहले मतदान करिए। 1 घंटे का वक्त बाकी है। वोटिंग शुरू होने में जी मीडिया आपसे अपील करता है कि आप अपने घरों से निकलें और वोटिंग करें। आइए अब आपको बताते हैं कि जिन 57 सीटों पर वोटिंग होना है, वहां 2010 में किसको कितनी सीटें मिली थी। तो अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। जेडीयू 19, आरजेडी 8, कांग्रेस 3 और लोक जनशक्ति पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही निर्दलीय ने 1 सीट पर सफलता हासिल की थी। तो ये जो है पिछले चुनाव का, यानी 2010 के चुनाव का आंकड़ा हमने आपको दिखाया। वहीं अगर साल 2010 में हुए चुनाव में इन 9 जिलों की बात करें तो यहां पर औसत 56.53% मतदान हुआ था, यानी कि 56.5% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। तो आंकड़े हमने आपको बताए कि क्या समीकरण है इन 9 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं 5वें चरण के 10 दिग्गज उम्मीदवारों पर। ये वो चेहरे हैं जिन पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हैं। इनकी हार जीत पर 5वें चरण का चुनाव प्रभावित होगा और तमाम लोग इनकी तरफ देख रहे हैं कि आखिर इन सीटों पर क्या रिजल्ट होगा। नीतीश मिश्र बिहार सरकार के पूर्व मंत्री झंझारपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। इसी के साथ एक अहम नाम लेसी सिंह का बिहार सरकार में मंत्री, जेडीयू के टिकट पर धमदाहा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। दुलाल चंद गोस्वामी बलरामपुर से जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में और बिहार सरकार में मंत्री हैं।
बीमा भारती एक और अहम नाम, रुपौली से जेडीयू की उम्मीदवार, बिहार सरकार में मंत्री हैं। बेनीपट्टी से बीजेपी के टिकट पर विनोद नारायण झा चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी एक बार फिर से अलीनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। आरजेडी के टिकट पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अशोक यादव केवटी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं। ऋषि मिश्र जाले से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऋषि मिश्र ललित नारायण मिश्र के पौत्र हैं। दिनेश यादव सिमरी बख्तियारपुर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये पूर्व सांसद हैं। तो ये वो चेहरे हैं जिनकी जीत हार पर तमाम लोगों की नजरें टिकी है। तो महासंग्राम 2015 आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि 9 जिलों की 57 सीटों पर अब से कुछ ही देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। पल पल की अपडेट जी पुरवैया आप तक पहुंचाएगा। हम हर हाल आपको बताएंगे, सियासी समीकरण बताएंगे और वोटिंग फैक्टर बताएंगे। हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित झा हमारे साथ दरभंगा से जुड़े हैं, ब्रिजम पांडे हमारे साथ किशनगंज से जुड़े हैं और आशुतोष चंद्रा हमारे साथ मधुबनी से जुड़े हैं। हम तमाम रिपोर्टर्स से भी बात करेंगे, उनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वोटिंग फैक्टर है, क्या समस्याएं हैं और जब जनता थोड़ी देर के बाद अपने घरों से मतदान के लिए निकलेगी तो आखिर कौन सा फैक्टर अपने दिमाग में रखकर वोट करने के लिए निकलेगी। सबसे पहले रुक करेंगे अमित झा के पास। अमित हमारे साथ दरभंगा से जुड़े हुए हैं। अमित, जाहिर सी बात है कि अभी वक्त है, 50 मिनट का करीब वक्त है मतदान शुरू होने में, तो इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? जी राजेश, निश्चित रूप से 5वें चरण की वोटिंग होनी है और जिस तरह से 4 चरण में वोटिंग हुई है, बिहार के मतदाताओं ने घर से निकलकर मत किया है और जी मीडिया भी लगातार अपील करता रहा है और आज भी अपील करेगा कि 50 मिनट का वक्त बचा हुआ है। और आप देखिएगा राजेश, कुछ देर के बाद तस्वीर बदलेगी। 10, 15, 20 मिनट के बाद यहां पर लोग आना शुरू कर देंगे, कतार में लगेंगे और वोटिंग करेंगे। क्योंकि देखिए 4 दिन से लगातार जी मीडिया दरभंगा में है और जो वोटरों का मिजाज हमने पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, लोग घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं विकास के नाम पर और खासकर स्थानीय मुद्दे के नाम पर। निश्चित रूप से राजेश देखिए, जैसे 5वें चरण की आहट हुई, तमाम जो राजनीतिक पार्टियों जो हैं उन्होंने धर्म के आधार पर और आरक्षण के आधार पर यहां पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। लेकिन अगर दरभंगा की बात करें तो यहां पर स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। और अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो कई स्थानीय मुद्दे हैं। शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। स्वास्थ्य में आप जानते हैं कि डीएमसीएच का एक नाम हुआ करता था, लेकिन आज डीएमसीएच बदहाली को रो रहा है। उसके अलावा जो मिथिला की पहचान हुआ करती थी राजेश, पान, मखाना और मछली, ये उद्योग धंधे के रूप में विकसित हो सकते थे, लेकिन आज आपको जानकर हैरानी होगी कि दरभंगा के लोगों को भी आंध्र की मछलियां खानी पड़ती है। यहां पर जो तालाब हुआ करते थे उस पर भूमाफिया का कब्जा होने लगा है। उसके अलावा रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। लोग अभी भी बाहर जाते हैं रोजगार करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर। तो कई मुद्दे हैं और राजेश, मुकेश भी हमारे साथ हैं। मुकेश, कल भी हम लगातार बात कर रहे थे, आज भी हमारे जो एंकर हैं राजेश वो जानना चाह रहे हैं कि मुद्दा क्या रहेगा, स्थानीय मुद्दा हावी रहेगा या फिर जो राजनीतिक पार्टियां धर्म और आरक्षण के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है वो हावी रहेगा? निश्चित रूप से यहाँ स्थानीय मुद्दे सबसे यहाँ भारी रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, यहाँ जो वोटर हैं उनका साफ कहना है, यहाँ के जो मतदाता उनका साफ कहना है कि नहीं, हमारे लिए स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोई भी गौ मांस हो या इस तरह की जो भी मुद्दा, आरक्षण हो, इस तरह की जो भी बातें लोगों ने कहा है, ये मुद्दे कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है इनका विकास, स्थानीय मुद्दे, जैसे डीएमसीएच का जो मामला आता है, आज तक भवन की स्थिति, आज 2 साल पहले भवन के बारे में भवन विभाग ने पहले ही लिख कर दे दिया था, इसमें कोई बड़ी घटना कहीं भी घट सकती है। और आज के दिन में भी यहाँ पे उसी डीएमसीएच में कम से कम 2 से 2.5 हजार मरीज और साथ में उसके जो कर्मचारी और डॉक्टर्स हैं वो अपने जान पे खेलकर उसी भवन में इलाज कर रहे हैं। शिक्षा की बात करें तो वही स्थिति शिक्षा की भी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय दोनों यहाँ पे है। दोनों की स्थिति वही है कि शिक्षा के मामले में समय था जब इंग्लैंड से, इटली से लोग आते थे यहाँ कामेश्वर सिंह दरभंगा में पढ़ाई करने के लिए, और आज की स्थिति है कि यहाँ पे स्थानीय जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग हैं उन लोगों की भी अच्छी रूप से जो उन लोगों को चाहिए
चाहे जी वो अमित, उन लोगों जरा को जल्दी में ये भी संक्षिप्त जानना करने के चाहेंगे बाद- अमित ये भी जानना चाहेंगे कि जिस बूथ पर आप खड़े हैं वहां किस तरीके की तैयारी की गई है और सुरक्षा के भी क्या इंतजाम हैं? निश्चित रूप से देखिए, अपने कैमरा पर्सन धर्मेंद्र से हम आग्रह करेंगे कि वो दिखलाएं। देखिए, तमाम जो जवान हैं, सीआरपीएफ हो, पारामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं, वो अपनी ड्यूटी निभाने को तैयार हैं। लगातार लोग तैयार हो चुके हैं और कई लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 10-15 मिनट के बाद जो उन्होंने अपने कर्तव्य निर्वहन करना है वो करना है, और इसके लिए वो अभी से तैयारी में जुट चुके हैं। आप देखिए, तमाम जो जवान हैं वो तैनात हो चुके हैं, कर्मचारी हैं वो आ गए हैं, तमाम चीजों का मुआयना कर रहे हैं। और देखिए, जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां पर 5 बूथ है राजेश, और एक इंटरेस्टिंग तस्वीर राजेश, आप देखिए, आपने को नालंदा में याद होगा कि बंदरों ने एक बूथ पर किस तरह उत्पात मचाया था। जी बिल्कुल। लेकिन मैं अभी यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ, आप देखिए, मुझे 3 बंदर नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र, थोड़ा आप जूम करेंगे और ये दिखलाने की कोशिश करेंगे। राजेश, आप देख पा रहे होंगे, जी बिल्कुल, 3 बंदर मुझे नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं भगवान ना करे फिर उस तरह का कोई हादसा हो। हम भी वोटरों से अपील करना चाहेंगे, डरे नहीं, पैनिक ना करे। जी मीडिया अपील करता है, लेकिन प्रशासन को इस पर भी नजर रखनी होगी कि किसी तरह का हादसा ना हो, और जो लोग यहाँ पर वोट करने आए उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। हमने तस्वीर दिखला दी है। अब प्रशासन को यह सोचना है कि वो इस पर किस तरह काबू पाएंगे, क्योंकि अब ज्यादा देर का समय नहीं है और लोगों को जानकारी भी नहीं होगी, और लोग घर से निकलेंगे। और हमने ये होड़ देखा है बिहार में कि जो अब के मतदाता हैं वो कोशिश करते हैं कि सुबह में निकलकर ही अपना वोट कास्ट करें। पहले की तरह इस बार हमने ट्रेंड नहीं देखा है। लोग सुबह सुबह आकर अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं और ये दिखलाना चाहते हैं कि देखिए, हमने वोट कास्ट कर लिया है, आप भी अपने घर से निकलकर वोट कास्ट कीजिए। तो ऐसे में प्रशासन को हमने तस्वीर दिखला दी है। अब प्रशासन को यह देखना है कि किस तरह इस पर काबू पाती है। राजेश जी बिल्कुल अमित, तो हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर भी अब बंदर मौजूद हैं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बूथ पर नालंदा में बंदरों ने उत्पात मचाया था, तो जाहिर सी बात है कि इस बार विशेष एहतियात बरतने की भी जरूरत है, और खास तौर पर लोगों को अपने घरों से निकलने की जरूरत है। अमित, हमारे साथ आप बने रहिए। तो हम आपको बता दें कि मिथिलांचल के 2 जिलों पर 5वें चरण में वोटिंग हो रही है, मधुबनी और दरभंगा। इन दोनों जिलों में विधानसभा की 20 सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है कि तमाम पार्टियां ये चाहेंगी कि यहां पर वो अपना जीत हासिल करे और यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। तो दरभंगा के बाद अब हम रुख करेंगे मधुबनी का, जहां से जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, करीब 45 मिनट का वक्त बाकी है मतदान शुरू होने में, तो इस पौने घंटे के वक्त में आप क्या देख पा रहे हैं और किस बूथ पर आप खड़े हैं फिलहाल? जी आशुतोष, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, लगता है आशुतोष से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आशुतोष से बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि मधुबनी का क्या सियासी समीकरण है, मधुबनी में आखिर किस तरीके की फैक्टर है और क्या समस्याएं हैं। आखिरी चरण में कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल की 57 सीटों पर मतदान होना है। ये तीनों क्षेत्र सियासी तौर पर बेहद अहम हैं। खास तौर पर सीमांचल की 24 सीटों पर इस बार के चुनाव में सभी की नजरें टिकी हैं। क्या है यहाँ के समीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। आखिरी चरण के रण की 57 सीटों में हॉटकेक बनी हुई है सीमांचल की 24 सीटें, जिसे लेकर हर सियासी पार्टी ने समीकरण की सियासी बिसात बिछाने की पूरी कोशिश की है। इस बिसात का बादशाह कौन होगा, ये 8 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन सीमांचल के समीकरण को समझने के लिए यहाँ के सियासी आंकड़ों पर गौर कीजिए। सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है। इनमें मुस्लिम वोटों के सबसे ज्यादा प्रभाव वाले 4 जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज की 24 सीटें हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा 68% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा कटिहार में 45%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38% मुसलमान वोटर्स हैं। सीमांचल के इलाकों के मुसलमान कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के इर्द गिर्द ही घूमते रहे हैं। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में मोदी लहर भी सीमांचल में असर नहीं दिखा पाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सीमांचल में खाता तक नहीं खोल पाई।
जबकि 2010 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में बीजेपी 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जेडीयू को 4, आरजेडी 1, कांग्रेस 2 और एलजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली। हालांकि उस वक्त बीजेपी और जेडीयू एक साथ थी। इस बार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ है। सीमांचल में इस बार के चुनाव में ओवैसी फैक्टर की भी खूब चर्चा हुई। ओवैसी की पार्टी सीमांचल की 24 सीटों में से सिर्फ 6 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि ओवैसी की मौजूदगी का असर सभी 24 सीटों पर पड़ सकता है और मुस्लिम वोटों के बिखराव का नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। ये बात कटिहार से एनसीपी सांसद तारिक अनवर भी मानते हैं। देश में लोकतंत्र है, किसी को भी कहीं से चुनाव लड़ने की इजाजत है, किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत है। लगता नहीं महागठबंधन को इससे नुकसान होगा। हो भी सकता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हालांकि 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह जाति के ऊपर विकास का मुद्दा हावी रहा, अगर सीमांचल के इलाकों में भी वोटिंग का पैटर्न विकास के आधार पर होता है तो तस्वीर चौंकाने वाली हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, आपने देखा कि क्या रहेगा मुद्दा और किस फैक्टर को ध्यान में रखकर तमाम मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मतदान शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त बचा है। आप अपने घरों से निकलिए, सारे काम को छोड़कर सबसे पहले अपना मतदान करिए। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। अमित झा दरभंगा से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ब्रिजम पांडे किशनगंज से जुड़े हुए हैं और आशुतोष चंद्रा हमारे साथ मधुबनी से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम अब इस बार रुख करेंगे ब्रिजम का। ब्रिजम हमारे साथ किशनगंज से जुड़े हुए हैं। ब्रिजम पांडे, आप इस वक्त बूथ पर क्या कुछ देख पा रहे हैं तब जब मतदान शुरू होने में थोड़ा वक्त बाकी है, और ये बताइए कि किशनगंज की जनता किन मुद्दों को अपने दिमाग में रखकर वोट करने के लिए निकलेगी? बिल्कुल राजेश, हम अपने दर्शकों को पहले दिखा देते हैं कि यहाँ की तस्वीर क्या है, किस तरह से तैयारी की जा रही है, और आपको दिखाएं कि मॉडल बूथ है। ये गर्ल्स हाई स्कूल है, किशनगंज का ये गर्ल्स हाई स्कूल है, डुमरिया के क्षेत्र में आता है। और आपको ये भी जानकारी देते कि ये मॉडल बूथ के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसे पूरी कर ली गई हैं। तमाम जो फॉल्स पोलिंग की जो एक प्रक्रिया होती है उसे पूरी कर ली गई है। और जो दूसरी तरफ जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, वो पोलिंग एजेंट हैं, जो पार्टियों के सियासी पार्टियों के पोलिंग एजेंट होते हैं वो हैं। साथ ही जो आसपास के लोग रहते हैं वो भी जो पोल करने आने वाले हैं वो हैं। तो ये तमाम चीज़ें अभी है। हालांकि अभी वक्त है, अभी 40 मिनट का वक्त है पोल होने में। अभी लोग आएंगे, घर से निकलेंगे। लगातार हमारी अपील है कि वो तमाम लोग घर से निकलें। पूरी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स के तमाम जो जवान हैं वो चारों तरफ नज़रें बिछाए हुए हैं, हर तरह की गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ की समस्या और यहाँ के लोग जो रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जूझते हैं उनकी बात करते हैं। राजेश, हमारे साथ अमित हैं, यहाँ रहते हैं। अमित हमारे संवाददाता हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ की समस्याओं से रूबरू होते हैं। अमित से जानते हैं कि जो 3 सबसे बड़ी समस्या है जिसके आधार पर ये पोल बदलेगा या लोग उसके आधार पर पोल करेंगे। अमित, क्या समस्याएं हैं? जी देखिए, सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी की समस्या है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के और जो है पलायन करते हैं, और जिसका एक ही वजह है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है। यहाँ पर जो उद्योग धंधे हैं, जैसे यहाँ पर जो जूट की जो फसलें हैं वो काफ़ी यहाँ पर गोल्डन फाइबर कहा जाता था, लेकिन आज तक कोई भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया। जूट फैक्ट्री नहीं खुली, जिसकी वजह से लोग जो है कि आज जूट की खेती छोड़ दिए हैं। अब ताज़ा जो है चाय बागान की है, चाय बागान में भी कोई नीति उसमें नहीं अपनाने से, कानून नहीं बनाया, कोई अब तक नहीं, ये टी सिटी घोषित नहीं किया गया है। तो अब छोटे छोटे जो टी किसान है इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो भी अब चाय की खेती में उतना रुचि नहीं ले रहे हैं। दूसरी समस्या है, यहाँ नेपाल है सटे हुए हैं। नेपाल से हर साल बरसात के मौसम में पानियाँ जो सैलाब आती है, इससे किसानों और जो बाढ़ का इलाका है, और हर साल जो है लोग घर छोड़कर सड़क किनारे बसे हुए होते हैं और उनको पुनर्वास के लिए सरकार कोई सोचती नहीं है। आज भी आप देख सकते हैं किशनगंज में सड़क के किनारे वो अपना एक गाँव बना करके उसमें रह रहे हैं, घर द्वार मुंडेर पे रहते हैं। बिल्कुल, ये इसीलिए है और सरकार उस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। और इनके जो सारे मेहनत करते हैं, बांग्लादेश
बांग्लादेश का भी बॉर्डर है, उससे किस तरह की परेशानी होती है? जी देखिए, बांग्लादेश के बॉर्डर है, इसमें खासकर जो है मवेशी की तस्करी काफ़ी होती है और वहाँ से जो वोटर्स है, बांग्लादेशी वोटर्स यहाँ बन करके यहाँ आ जाते हैं और जिसको हम कहते हैं घुसपैठ। तो यहाँ घुसपैठ की समस्या काफ़ी है और ये जो है अपने रिश्तेदार यहाँ रहते हैं और उसको बुला करके ये आपस में यहाँ पर 24 सीटों का चुनाव है अमित। ओवैसी सबसे बड़े फैक्टर हैं। 24 सीटों जो सीमांचल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 24 सीटें हैं। कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे ओवैसी? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ओवैसी की एंट्री के बाद से ही जो बाकी राजनीतिक दल हैं उन पर, जैसे खासकर महागठबंधन को इस पर काफ़ी फर्क पड़ने वाला है और ये 6 सीट जो है, ये 6 सीट में ओवैसी काफ़ी दबदबा बने हुए हैं। महागठबंधन के लिए चिंता का विषय है और बाकी सीटों पर भी माना जा रहा है कि ओवैसी का जो परछाई है वो काफी हद तक पड़ेगा। जी बिल्कुल, ओवैसी फैक्टर यहाँ बहुत बड़ी काम करेगी जो आपको काउंटिंग में ये पता चल जाएगा। मैं आगे की बात मैं बता देता हूँ राजेश, यहाँ जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है, उसमें ओवैसी सबसे बड़े फैक्टर होंगे और जिस तरह से बाहर से आकर ओवैसी ने यहाँ चुनौती दी है वो महागठबंधन के लिए, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करने वाली बात है। और इसके अलावा मैं यदि बात करूं तमाम जो 24 सीटें हैं उसमें जो समस्याओं की मैं बात करूं तो यहाँ की जो 24 सीटें हैं, जो 24 विधानसभा है, बाकी जो जिले हैं वो बाढ़ प्रभावित काफ़ी हद तक है और इन बाढ़ के इलाकों में जो सुविधाएं होनी चाहिए सरकार वहाँ तक नहीं पहुँची है, सरकार की सुविधाएं वहाँ तक नहीं पहुँची हैं, भले दावे हो जाए। और आपको बता दें कि 8 घंटे लग जाते हैं राजधानी से यहाँ तक। बिल्कुल, तो ब्रिजम ये तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पर जनता वोट करने के लिए निकलेगी। तो जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ा वक्त बाकी है मतदान शुरू होने में और सीमांचल की जनता भी इन समस्याओं को अपने दिमाग में रखकर, कई मुद्दे हैं जो देश के लेवल के हैं, राज्य के लेवल के हैं, लेकिन जो सबसे प्रभावित रहेगा वो स्थानीय मुद्दा रहेगा।